Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12 geography. The book name is India People and Economy. It is chapter 1 and the name of the chapter is Population Distribution, Density, Growth and Composition. So let's proceed with this chapter. So इस चैप्टर में हम देखेंगे पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन. इन्हें एनालाइज करेंगे वन बाय वन. तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा 1210 मिलियन है, जो कि इतना ज़्यादा है कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका का पॉपुलेशन, साउथ अमेरिका का पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन एक साथ रख दोगे तो भी इंडिया का पॉपुलेशन उससे ज़्यादा होगा. इतना ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया का पॉपुलेशन इंडिया के रिसोर्स पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालता है और काफ़ी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसीलिए पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन का पहला एस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को एनालाइज करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आपको बताता है कि डिफरेंट प्लेसेस में किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से पॉपुलेशन फैली हुई है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अनइवन है, यानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम लोग रहते हैं. ये जो पॉपुलेशन का डेटा है वो आपको सेंसस से मिलता है, जो कि हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है. इंडिया का पहला सेंसस 1872 में कंडक्ट किया गया था, पर ये एक इनकम्प्लीट सेंसस था. जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्ट किया गया वो था 1881 में. और ये सेंसस हमें बताता है कि किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है और किस स्टेट में कम. इंडिया का सेंसस कहता है कि यूपी बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है. उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल आता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से. अब हम देखेंगे कि अगर आप यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात के पॉपुलेशन को एक साथ रख दोगे तो ये आपकी इंडिया का टोटल 76% पॉपुलेशन बना देगा. दूसरी तरफ कुछ स्टेट हैं जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर, जहां का सिर्फ पॉपुलेशन 1.04% है, और अरुणाचल प्रदेश जहां का पॉपुलेशन सिर्फ 0.11% है, और उत्तराखंड जहां का पॉपुलेशन सिर्फ 0.84% है. तो यानी कि हर जगह का पॉपुलेशन एक जितना ज़्यादा नहीं है. कुछ स्टेट ऐसे हैं जो जोग्राफिकली बड़े हैं, जैसे कि कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड. ये प्लेसेस आपका जोग्राफिकली बड़ा है मगर स्टिल वहाँ का पॉपुलेशन कम है. तो ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इतना अनइवन क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? वो है आपके फिजिकल फैक्टर जैसे कि लैंड फॉर्म, वाटर, क्लाइमेट एंड सॉइल. सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, जॉब एंड अदर फैसिलिटी, और हिस्टोरिकल फैक्टर्स. तो ये सारे फैक्टर्स आपके डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा या कम होगा. जैसे कि फिजिकल फैक्टर में अगर प्लेन एरिया होगा, प्लेन लैंडफॉर्म होगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन, हिली एरिया में कम पॉपुलेशन. वाटर सप्लाई अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, सॉइल फर्टाइल होगी तो ज़्यादा पॉपुलेशन, अदरवाइज कम पॉपुलेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अगर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर अच्छी होगी तो आपका ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन होगा. जॉब मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, अदर फैसिलिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. तो दूसरी आपका तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका हिस्टोरिकल फैक्टर. तो कुछ एरिया में हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल सेटलमेंट या इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के कारण भी वहाँ का पॉपुलेशन कम और ज़्यादा हो सकता है. तो ये सारे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं. अब हम पॉपुलेशन का सेकेंड एस्पेक्ट दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या बताता है कि पर यूनिट ऑफ एरिया, कोई भी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया, चाहे वो आप माइल्स में ले लो, मीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो, तो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं. तो ये आपका क्या बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है अलॉन्ग विद द लैंड. अलॉन्ग विथ मतलब कि उसका लैंड के साथ रिलेशन, मतलब उस पर्टिकुलर लैंड में कितने लोग, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लैंड में कितने लोग रहते हैं. तो ये आपका रिलेशन बताता है डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड का. तो जो इंडिया की डेंसिटी है, वो इंडिया की जो डेंसिटी निकली है वो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा.
तो ये क्या कहता है कि अगर एक एरिया है कि एक स्क्वायर एरिया है जो कि 1 किलोमीटर फ्रॉम ऑल द साइड है, तो उस 1 किलोमीटर के स्क्वायर जितने एरिया में आपके इंडिया में 382% रहते हैं। पर ये यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह एक जैसी डेंसिटी नहीं है, आपकी कहीं पर ज़्यादा डेंसिटी और कहीं पर कम डेंसिटी भी मिलेगी। तो ये आपका 2011 के डेटा के हिसाब से 382% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। वहीं अगर आप 1951 का डेटा ले लो ना, तो उस समय हमारी डेंसिटी सिर्फ 117% पर स्क्वायर किलोमीटर थी। तो जो इंडिया का हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट है, जो हाईएस्ट डेंसिटी प्लेस है, वो है आपका दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे 11,297% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो उसी पर स्क्वायर किलोमीटर में आपका दिल्ली एनसीआर में 11,297% मिल जाएंगे आपको। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश देख लो, वहाँ पे सेम वन पर स्क्वायर 1 किलोमीटर का, उसमें आपको सिर्फ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका देख सकते हो कि आपकी जो डेंसिटी है जगह जगह पे कितनी अलग है। तो अगर आप स्टेट वाइज डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि बिहार की डेंसिटी 1106, वेस्ट बंगाल की 1028, यूपी की 828, केरला की 859 और तमिलनाडु की 555% पर स्क्वायर किलोमीटर है। केरला और तमिलनाडु दो ऐसे स्टेट साउथ इंडिया के हैं जहां पर आपको हाई डेंसिटी मिलेगी, बाकी जगह आपको साउथ इंडिया में इतनी हाई डेंसिटी नहीं मिलेगी। कुछ स्टेट अपने इंडिया में मॉडरेट डेंसिटी वाले भी हैं, जैसे कि असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एंड उड़ीसा। कुछ स्टेट आपकी इंडिया में लो डेंसिटी वाले भी हैं, जैसे कि आपका हिली एरिया, आप हिमालय जैसे कि उसका कश्मीरी एरिया, लद्दाख एरिया, या फिर आपका उसका हिमाचल प्रदेश एरिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लो डेंसिटी है एक्सेप्ट आसाम, सिर्फ आसाम में तो मॉडरेट डेंसिटी है, बाकी हर जगह आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लो डेंसिटी मिलेगी पॉपुलेशन की। जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे ज्यादातर हाई डेंसिटी मिलती है, एक्सेप्ट आपका अंडमान निकोबार, वहां पे आपको हाई डेंसिटी नहीं मिलेगी। अब हम देखेंगे कि आपका डेंसिटी कितने टाइप्स का होता है। डेंसिटी एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और दूसरा होता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसके दोनों को निकालने का फॉर्मूला होता है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आप निकालते हैं जब आप टोटल पॉपुलेशन इंडिया का, जो कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 1.33 बिलियन, उसको आप डिवाइड करते हो नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी टोटल कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है। तो आप जब टोटल पॉपुलेशन को नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड कर देते हो तो आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ इंडिया मिल जाता है। दूसरा तरीका आपका डेंसिटी निकालने का है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसमें आप क्या करते हो, आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नहीं, आप टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को, जो कि आपका इंडिया का 56.6% है, तो उस टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को आप नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड कर देते हो। तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन क्या होता है, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में आपका एग्रीकल्चर करने वाले कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबर और उनकी फैमिली इंक्लूडेड होती है। तो ये आपकी 2 फॉर्मूला था जिससे आप डेंसिटी निकाल सकते हो। अब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद पॉपुलेशन का थर्ड एस्पेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को एनालाइज करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहता है कि एक एरिया में 2 पीरियड ऑफ टाइम में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, कितने नंबर में पॉपुलेशन चेंज हुआ, वही आपका पॉपुलेशन ग्रोथ बताता है। जैसे अगर एक एरिया है जहां पे मान लो कल 100 पीपुल थे और आज 110 पीपुल है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ नंबर वाइज, 10 पीपुल का हुआ। आप 110 से 100 को माइनस कर लोगे तो कितना हुआ कल से आज तक में पॉपुलेशन ग्रोथ, तो 10 पीपुल का हुआ। तो ये आप जब नंबर में बताते हो पॉपुलेशन का ग्रोथ, तो उसको बोला जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो पॉपुलेशन को आप 2 तरीके से निकाल रहे हो, आप नंबर में भी निकाल रहे हो और आप परसेंटेज में भी निकाल रहे हो। पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है इंड्यूस्ड कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट एंड इंड्यूस्ड कंपोनेंट। तो नेचुरल कंपोनेंट क्या होता है, नेचुरल कंपोनेंट आपका में आता है आपका CDR एंड CBR, यानी क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट। क्योंकि आपका नेचुरली तो पॉपुलेशन डेथ और बर्थ के कारण ही बढ़ता या घटता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ CDR यानी क्रूड डेथ रेट और CBR यानी क्रूड बर्थ रेट को एनालाइज करते हैं। इन दोनों को लेकर के हम नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन बताता है।
दूसरी तरफ जो इंड्यूस्ड कंपोनेंट होता है जो पॉपुलेशन का, उसमें हम एनालाइज करते हैं कि इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपुल, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग अंदर आए और कितने लोग उस जगह को छोड़ के बाहर चले गए। तो इसको यूज करके हम इंड्यूस्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं। तो आप पॉपुलेशन में दो कंपोनेंट्स हैं आपके, एक नेचुरल और एक आपका इंड्यूस्ड कंपोनेंट। तो इन दोनों ही नेचुरल और इंड्यूस्ड कंपोनेंट को लेकर के हम पॉपुलेशन का चेंज पता करते हैं। तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, चाहे वो डिकेडल ग्रोथ हो या एनुअल ग्रोथ हो, डिकेडल ग्रोथ यानी कि 10 ईयर्स में कितना ग्रोथ हो रहा है, और एनुअल यानी साल भर में कितना ग्रोथ रेट हो रहा है, वो इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ग्रोथ रेट कितना है? हमारा ग्रोथ रेट है 1.64%। ये आपका 2011 के डेटा के हिसाब से। और पॉपुलेशन डबलिंग क्या होती है? पॉपुलेशन डबलिंग होती है कि जो ये आपका कंट्री का ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट के हिसाब से आपका जो पॉपुलेशन का नंबर है वो डबल कब हो जाएगा, किस समय वो डबल में बदल जाएगा, वो बताता है आपका पॉपुलेशन डबलिंग। तो आपका जो लास्ट सेंचुरी का पॉपुलेशन है, जो अगर आप अभी आपका 21st सेंचुरी चल रहा है, तो जो 20th सेंचुरी का जो पॉपुलेशन था, तो उस समय जो पॉपुलेशन चेंज हुआ है बर्थ से और डेथ से और माइग्रेशन से, वो किस तरह से चेंज हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो कि ये डिकेडल आपका ग्रोथ रेट दिखा रहा है। ये आपके बुक में भी ये टेबल मिल जाएगा 1.1 में। ये डिकेडल ग्रोथ रेट दिखा रहा है आपको। यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में आपका, जो 10 ईयर्स के गैप में लिखे हुए हैं, कितना पॉपुलेशन है लिखा हुआ है। फिर आप डिकेडल ग्रोथ रेट फॉर्मूला लगा के पता कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है आपका? तो देखो, डिकेडल ग्रोथ रेट को हमने जी लिया है, जी माना है। उसका फॉर्मूला है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, जहाँ पे P2 किसके लिए? प्रेजेंट ईयर, यानी हम जिस ईयर का निकाल रहे हैं, और P1 यानी बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो हमको क्या करना है? प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन को बेस ईयर की पॉपुलेशन को प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन से माइनस करना है, डिवाइडेड बाय आपका बेस ईयर का पॉपुलेशन इंटू 100 करोगे तो आपको इसका ग्रोथ रेट मिल जाएगा। और अगर आप P2 को P1 से P2 में से P1 को माइनस कर दोगे तो आपको इसका नंबर में ग्रोथ मिल जाएगा। तो आप इस तरह से एब्सोल्यूट नंबर में भी पॉपुलेशन पता कर सकते हो और परसेंटेज में भी पता कर सकते हो। नंबर में पता करना है तो क्या करोगे? आप पीछे साल के पॉपुलेशन को आज के पॉपुलेशन से माइनस कर दोगे, नंबर में पता चल जाएगा। और अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना है कि कितने परसेंटेज में बढ़ा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आप चाहे तो अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ नंबर में या तो पॉपुलेशन का ग्रोथ परसेंटेज में, दोनों में ही पता कर सकते हो। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ में देखेंगे कि जो लास्ट सेंचुरी है ना, लास्ट सेंचुरी में जो पॉपुलेशन बढ़ा है आपका 20th सेंचुरी में, तो वो किस तरह से बढ़ा। तो इसको हमने फेसेस में डिस्कस किया है। तो इसके कई फेसेस हैं। जो फेस 1 है वो आपका स्टार्ट होता है 1901 से 1921 के समय का, और इस समय आपकी पॉपुलेशन बिल्कुल स्टैग्नेंट और स्टेशनरी थी। तो पॉपुलेशन आपका बढ़ नहीं रहा था, और ये आपका बल्कि बढ़ने की जगह ना कभी कभी तो ये माइनस में रिकॉर्ड हो जाता था। स्पेशली 1911 और 1921 के बीच में तो ये माइनस में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, और ये ग्रोथ आपका इतना लेस क्यों था? इसलिए था क्योंकि उस समय बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी, यानी कि जितने लोग पैदा होते थे उतने लोग मर भी जाते थे। तो पॉपुलेशन आपका बढ़ता नहीं था, और पॉपुलेशन का प्रॉब्लम कुछ था ही नहीं उस समय, और लोग पॉपुलेशन प्रॉब्लम समझते ही नहीं थे और डिस्कस भी नहीं करते थे उसको। ठीक है, तो क्योंकि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था, बर्थ रेट भी ज़्यादा, डेथ रेट भी ज़्यादा, क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि उस समय हेल्थ फैसिलिटी कम थी, इलिटरेसी थी, और फूड की सप्लाई उतनी नहीं थी, इसके कारण डेथ हो जाता था। तो जितने पैदा हो रहे थे उतने मर भी रहे थे, तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा था, इसलिए पॉपुलेशन का कोई प्रॉब्लम या टेंशन नहीं था उस समय। तो ये आपका फेज 1 था। अब हम देखेंगे उसका फेज 2 जो 1921 से 1951 के बीच में है, और इसमें आपका पॉपुलेशन स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, बहुत धीरे धीरे से आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है। और इस समय ऐसा होता है ना कि जो CBR है यानी क्रूड बर्थ रेट वो तो हाई रहता है, मगर जो CDR है यानी क्रूड डेथ रेट वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो डेथ आपका कम हो गया और बर्थ आपका बराबर से उतना ही ज्यादा है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटी आ गई थी और आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ गया था, तो जिससे फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा था। तो जहाँ पे भी फूड की कमी आ रही थी वहाँ फूड पहुँच जा रहा था। इन सब वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन का जो डेथ था वो कम हो गया और बर्थ उतना ही रहा, और इसलिए पॉपुलेशन आपकी वहाँ की थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई। हालांकि जो ओवरऑल वर्ल्ड में उस समय आप देखोगे ना, तो उस समय आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आया था, बट स्टिल हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था इस बीच में। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन का थर्ड फेज, जो कि होता है 1951 से 81 के बीच में। और इस समय पॉपुलेशन धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल एक्सप्लोजन बम की तरह फट गया, बढ़ने शुरू हो गया बहुत तेजी से। और इस समय आपका क्या हुआ था ना, जो पहले भी डेथ रेट कम हुआ था, पर इस बार और ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी आ जाती है और बहुत ज्यादा डेथ रेट कम हो जाता है। दूसरी तरफ जो आपका एनुअल ग्रोथ रेट है वो उस समय था 2.2%, ठीक है, और बर्थ रेट आपका बहुत ही ज्यादा था। डेथ रेट आपका कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया, तो क्या होगा, ज्यादा लोग पैदा होंगे और कम लोग मरेंगे, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और एनुअल ग्रोथ रेट भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस पीरियड में आप देखोगे कि आपका इतना ज्यादा क्यों पॉपुलेशन बढ़ा है, क्योंकि लोगों में डेवलपमेंट आ गया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थी ना वो इम्प्रूव हो गई थी, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और भी अच्छा हो गया था। तो इन सब वजहों से ना डेथ को कंट्रोल कर लिया गया। साथ ही इस समय जो पॉपुलेशन बढ़ा है उसका एक रीजन माइग्रेशन भी है। माइग्रेशन यानी कि जो डिफरेंट कंट्री से ना हमारे कंट्री में लोग आना शुरू कर दिए थे। तिब्बत से कई लोग आ गए हमारे कंट्री में, नेपाल से, बांग्लादेश से, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कई लोग हमारे कंट्री में आकर के सेटल हो गए, और इसलिए हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। अब हम फोर्थ एंड लास्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, जो लास्ट सेंचुरी का पॉपुलेशन डिसाइड करता है। वो फोर्थ फेज है, जो उसका फोर्थ फेज कब से कब तक है, 1981 से टिल प्रेजेंट, अभी तक वो फोर्थ फेज ही चल रहा है। तो इस समय क्या होता है, पहले तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बढ़ने लगती है तेजी से, मगर फिर धीरे धीरे वो आपकी स्लो डाउन होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पे तो डेथ रेट बिल्कुल ही कम हो गया, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों पे हमने इलाज खोज लिया, बहुत सारे वैक्सीनेशन निकाल दिए, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव कर दिए, फूड सप्लाई बढ़ा दिया, लोग मरना मतलब कम हो गए, ठीक है। और मगर जो बर्थ रेट था ना, पहले तो वो कम नहीं हुआ, मगर फिर अब धीरे धीरे वो कम होने लग गया है। अब आप देखोगे कि लोग उतने नहीं पैदा करते जितना पहले पैदा किया करते थे, ठीक है। अब हमारे पास फैमिली प्लानिंग मेजर है, हम अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं, कितना पैदा करना है, कब पैदा करना है, सब हम प्लान कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स की वजह से बर्थ रेट भी कम हुआ है और डेथ रेट भी कम हुआ है, और इसीलिए जो ग्रोथ रेट है ना, जो 2.2% हुआ करता था पहले, अब 1.64% में डिक्रीज हो चुका है। तो ठीक है, पॉपुलेशन पहले बढ़ रहा था तेजी से, पर अब भी बढ़ रहा है, मगर अभी थोड़ा थोड़ा वो स्लो डाउन हो गया है, वो अब धीरे धीरे से बढ़ रहा है। और इसका वजह क्या है, इन सब चेंजेस का वजह है कि आपने मैरिज एज को बढ़ा दिया है, एजुकेशन स्प्रेड कर दिया है, लोगों को बताया है, फैमिली प्लानिंग के मेजर्स दिए हैं, लोगों को बताया है कि छोटे पॉपुलेशन का क्या फायदा है। तो ये सारी जब बातें स्प्रेड होने लगी ना, तो इस तरह से पॉपुलेशन जो पहले इंक्रीज हो रहा था इस फेज में, वो अब धीरे धीरे कम होने लग गया। मगर स्टिल आज भी हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। और आपको अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बताता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है ना, वो आपका बढ़ करके 1350 मिलियन चला जाएगा, और 2025 तक ये पॉपुलेशन हम ले लेंगे, और हो सकता है कि हम पॉपुलेशन में चाइना को भी पीछे छोड़ के नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड बन जाए। तो ये आपका पॉपुलेशन का फेसेस था लास्ट सेंचुरी का। अब हम देखेंगे कि रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हर जगह एक ही जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है कि आपका ठीक है 1.64% इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है, पर हर स्टेट में एक जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे कि कुछ स्टेट में बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी एंड गोवा। यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 20% पर डेकेड से ज्यादा नहीं, मतलब पर डेकेड यानी हर 10-10 साल में 20% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ की नहीं बढ़ती। बल्कि केरला का तो सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट है, वो है आपका 9.4%।
दूसरी तरफ आप देखोगे कि आपका कुछ जो स्टेट है वो हाई ग्रोथ रेट रखता है, यानी वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये आपका 20 से 25% पर डेकेड यानी हर 10-10 साल में 20 से 25% से भी ज़्यादा रेट में बढ़ रहा है। स्पेशली इसमें आते हैं आपके नॉर्थ इंडिया के स्टेट, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के स्टेट, वेस्ट नॉर्थ इंडिया के स्टेट, और ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं जो कि जिनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मगर आप कंपेयर करोगे ना 2001 एंड 2011 का डाटा और 1991 से 2001 का डाटा, तो ये दोनों डेटा जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि हर स्टेट का, चाहे कोई भी स्टेट हो ना, वो अपना पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ हद तक कम कर लिया है और अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी से वो पहले बढ़ रहा था। अब हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ एनालाइज कर लिया है। अब हम फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन यानी कि जैसे कि आपका एयर का कंपोजिशन होता है, एयर में क्या क्या है, वैसे ही आपकी पॉपुलेशन में क्या क्या है वो देखते हैं हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में, और जिससे हमें उस पॉपुलेशन का सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है। हम पॉपुलेशन का कंपोजिशन कई तरीके से देख सकते हैं कि उस पॉपुलेशन में कितने रूरल पॉपुलेशन है, कितने अर्बन पॉपुलेशन है, ऐसे भी देख सकते हैं। या फिर देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले कैसे कैसे हैं लोग, या फिर उनमें हर एक का क्या क्या रिलीजन है उस बेसिस पे देख सकते हैं, या हर कोई क्या क्या ऑक्यूपेशन कर रहा है उस बेसिस पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कई तरीके से अपना पॉपुलेशन कंपोजिशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन, यानी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अपने पॉपुलेशन का सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि लोग कहाँ रह रहे हैं उस बेसिस पे हम देखेंगे अपने पॉपुलेशन का कंपोजिशन। यानी अगर गाँव में रह रहे हैं तो रूरल पॉपुलेशन और शहर में रह रहे हैं तो अर्बन पॉपुलेशन। तो इंडिया में आप जानते हो कि 68.8% लोग ना विलेज में ही रहते हैं, गांव में ही रहते हैं। मगर ये अब हर जगह एक जैसा नहीं है कि आपको हर स्टेट में इतना ही परसेंट पॉपुलेशन आपके गांव में रह रहे हैं। डिफरेंट स्टेट में ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि बिहार और सिक्किम में बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव हैं, 68.8% से ज़्यादा मिलेंगे। जबकि आपको गोवा, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में आपको 50% से थोड़ा सा ज़्यादा लोग गांव में रहते हुए दिखेंगे। तो हर स्टेट में 68.8% का फॉर्मूला नहीं चलता। ज़्यादातर जो यूनियन टेरिटरी ना एक्सेप्ट दादर एंड नागर हवेली, वहाँ पे आपको रूरल पॉपुलेशन कम ही मिलेगा। ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में नहीं मिलेगा, केवल दादर और नागर हवेली को छोड़ करके। ठीक है, और जो ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोग माइग्रेट हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इन सब वजह से ना जो आपका रूरल पॉपुलेशन रेगुलेट होता है। अब हम देखेंगे कि जो ये आपका अर्बन पॉपुलेशन है वो इंडिया में एक्चुअली 31.16% है, जो कि एक्चुअली लो है, मगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत जल्दी ये बहुत तेज़ी से अर्बन पॉपुलेशन हमारे कंट्री का बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव कर लिया, हाइजीन इम्प्रूव कर लिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले आए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आए हैं। तो इन सब वजहों से ना क्या हो रहा है ना, अर्बन पॉपुलेशन हालांकि अभी 31.16 है, मगर वो तेज़ी से आपका बढ़ रहा है। कुछ एरिया में आप ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे और कुछ एरिया में आप कम इंडस्ट्रियलाइजेशन देखोगे। तो जहाँ ज़्यादा देखोगे वो कौन कौन सा जगह है, जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, सूरत, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देखोगे। दूसरी तरफ जो कुछ रिमोट एरिया है ना, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हुआ और वेस्टर्न राजस्थान हुआ, तो इस सब एरिया में आपका बहुत ही कम आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो ये अर्बन एरिया है ना, हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। अब हम अपना पॉपुलेशन कंपोजिशन सेकंड वे में देखेंगे, वो है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हमारे पॉपुलेशन में कैसे हैं। तो जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारी कंट्री की इतनी ज़्यादा है कि जो गैरिसन लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था 1903 से 1928 के बीच में, तो हमने क्या देखा कि हमारे कंट्री में 179 लैंग्वेज एंड 544 डायलेक्ट्स हैं, जिसमें से 22 शेड्यूल और बाकी आपके बहुत सारे नॉन शेड्यूल लैंग्वेज माना गया है। तो जो जितने भी तरह के लैंग्वेज बोला जाता है ना, उसको आप 4 लैंग्वेज फैमिली में डिवाइड कर सकते हो। जो जितने भी फैमिलीज ऑफ लैंग्वेज जितने भी लैंग्वेजेस हमारे कंट्री में बोलते हैं लोग, उसको आप 4 मेजर लैंग्वेज फैमिली में डिवाइड कर सकते हो।
और वो 4 मेजर लैंग्वेज फैमिली कौन कौन सी है? पहले आपका है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज या फिर आर्यन लैंग्वेज, जो कि इंडिया में 73% लोग बोलते हैं। दूसरा आपका द्रविडियन लैंग्वेज या द्रविड़ा लैंग्वेज, जिसको आपके कंट्री में 20% लोग बोलते हैं। तो ज़्यादातर आपकी कंट्री में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और द्रविड़ा लैंग्वेज ही बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रिक या निषादा लैंग्वेज, जो कि आपकी कंट्री में 1.38% लोग बोलते हैं। और फिर आता है आपका साइनो तिबेतियन या किराता लैंग्वेज, और इसको आपकी कंट्री में 0.85% के लोग बोलते हैं। तो ये टेबल 1.2 आपके बुक में भी दिया हुआ है, जिसमें आपको ये 4 मेजर लैंग्वेज का ग्रुप दिया है एक साइड में, और उसके फिर आपके सब फैमिलीज और सब ग्रुप दिए हुए हैं, और फिर वो किस किस स्टेट में बोले जाते हैं ये सब भी आपको बताया गया है। तो इसको जरूर आप एक बार देख लेना। इसके बाद आप पॉपुलेशन कंपोजिशन देखोगे एक और तरीके से, वो है आपका रिलीजियस कंपोजिशन, यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग कितने किस तरह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट रिलीजन में डिवाइडेड है। तो रिलीजन आपको पता है कि हमारे कंट्री में इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ दोनों को अफेक्ट करता है। तो कुछ प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पे कुछ प्लेसेस या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस चलता है, यानी कि उस रिलीजन के लोग वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको हिंदू डोमिनेटेड प्लेसेस तो बहुत मिल जाएंगे इंडिया में, 70 से 90% एरिया हमारे इंडिया में हिंदू डोमिनेटेड ही है। कहाँ पे बस हिंदू डोमिनेशन नहीं है, सिर्फ आपका जैसे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में, जो कि आपका उस साइड पड़ेगा, आपका वेस्ट बंगाल का एक पार्ट पड़ेगा आपको, जो बांग्लादेश से टच होता है। उसके बाद आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे भी आपको हिंदू डोमिनेशन नहीं मिलेगा, और कुछ पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू जैसे कि में भी आपको नहीं मिलेगा, दक्कन प्लेटू के कुछ पार्ट्स में आपको हिंदू डोमिनेशन, और गंगा प्लेन के भी कुछ पार्ट्स में जैसे आपके लखनऊ साइड में, वहाँ पर भी आपको हिंदू डोमिनेशन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर एरिया में इंडिया में हिंदू डोमिनेशन मिलेगा, वो 70 to 90% एरिया में मिलेगा, पर इन कुछ एरिया में आपको हिंदू डोमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि मुस्लिम लोग कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको अपने कंट्री में। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट है ना, और वहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा, आपको स्पेशली कश्मीर साइड में आपको बहुत ज़्यादा मुसलमान देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि बंगाली आधे बंगालीस आपको हिंदू और कुछ बंगालीस आपको मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे। स्पेशली जो बांग्लादेश से जो बॉर्डर बनाते हैं ना, उस साइड की जो बंगालीस है वो आपको मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ आपका कश्मीर के साइड में, जम्मू कश्मीर के साइड में, कुछ आपके वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में, कुछ उत्तर प्रदेश के प्लेसेस में, कुछ केरला और कुछ दिल्ली के आसपास, और एक लक्षद्वीप आइलैंड में, इन सब जगहों पे आपको मुस्लिम का मेजॉरिटी देखने को मिलेगा। कश्मीर एंड लक्षद्वीप आइलैंड में तो आपको मुस्लिम बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। कुछ प्लेसेस हमारे कंट्री में क्रिश्चियन पॉपुलेशन का डोमिनेशन भी रखती हैं, जैसे कि गोवा, केरला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के वो सारे स्टेट, जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे स्टेट में आपको क्रिश्चियन डोमिनेशन मिलेगा। छोटा नागपुर एरिया में भी आपको क्रिश्चियन डोमिनेशन देखने को मिल सकता है। अब आपको सिख पॉपुलेशन का डोमिनेशन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साइड में मिलेगा। जैन और बुद्धिस्ट का भी आपको डोमिनेशन या ज़्यादा पॉपुलेशन आपको किसी किसी एरिया में दिखेगा। जैसे जैन पॉपुलेशन आपको ज़्यादा आपको राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अर्बन एरिया में मिलेंगे, जहां, और दूसरी तरफ आपको बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और सिप्तिया हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। जो ये रिलीजियस कॉम्पोजिशन है, इसमें आपको सिर्फ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और जैनिज्म, बुद्धिज्म ही नहीं, जो राष्ट्रीयन और दूसरे इंडिविजुअल फेथ को फॉलो करने वाले लोग भी हमारे कंट्री में मिल जाएंगे। हमारे कंट्री में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% क्रिश्चियन, 1.7% सिख, 0.7% बुद्धिस्ट और 0.4% जैन, और बाकी दूसरे रिलीजन को भी फॉलो करने वाले 0.9% इंडिया में मिल जाते हैं। इंडिया में आपको इन रिलीजियस लोगों के डिफरेंट रिलीजियस लैंडस्केप भी देखने को मिल जाएंगे। कहीं आपको श्राइन्स मिलेगा, कहीं टेम्पल, कहीं मस्जिद, कहीं चर्चेस, कहीं गुरुद्वारा। तो इस तरह से डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस, आप डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स एंड स्पेस, इस तरह से आपको कई इंडियन के रिलीजियस लैंडस्केप आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो ये रिलीजियस कंपोजिशन हुआ आपका इंडिया का। अब हम देखेंगे कंपोजिशन
ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारा कंट्री है उसमें वर्किंग पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे। तो जब आप रिसेंटली देखोगे ना, तो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है अब पास्ट के कंपैरिजन से थोड़ा सा बढ़ रहा है, और लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, यानी फार्म एक्टिविटी से नॉन फार्म एक्टिविटी की तरफ अब भागने लगे हैं। मगर ओवरऑल आपकी इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन इस तरीके से नहीं है। तो आप इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे अगर अपने वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि जो आपका कंट्री का की पॉपुलेशन में 3 ग्रुप्स हैं। एक है आपका मेन वर्कर ग्रुप, एक है आपका मार्जिनल वर्कर ग्रुप, और एक होता है आपका नॉन वर्कर ग्रुप। तो मेन वर्कर ग्रुप कौन होता है? वो जो 183 डेज से ज़्यादा काम करता है, यानी 6 मंथ से ज़्यादा काम करता है, वो आपका मेन वर्कर ग्रुप होता है। मार्जिनल वर्कर ग्रुप क्या होता है? वो जो आपका लेस देन 183 डेज काम करते हैं ना, वो आपका मार्जिनल वर्कर्स होते हैं। और नॉन वर्कर्स वो जो आपके वर्क नहीं करते, वो ग्रुप होता है आपका नॉन वर्कर्स का। तो जो मेन और मार्जिनल वर्कर होते हैं ना, जो 183 डेज से ज़्यादा और 183 डेज से कम काम करते हैं, वो मिल करके भी सिर्फ 39.8% बनाते हैं। और ये नॉन वर्कर्स होते हैं ना, जो काम नहीं करते, वो 60% आपका पॉपुलेशन बनाते हैं। तो जो नॉन वर्कर है वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, या फिर वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। मतलब काम करने के लिए तो कर रहे हैं, पर कुछ अच्छा बड़ा काम उनके अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है, वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट में आपको वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड, इन जगहों में आपको वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेंगे, बाकी की जगहों में आपको वर्किंग पॉपुलेशन कम मिलेंगे। तो अगर 2011 का जो डेटा आप देखोगे ना, और अगर आप उस बेसिस पे अपने वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे, तो आप एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में कितने एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने एम्प्लॉयड हैं, और टेरिशरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे कंट्री में 54.6%, सेकेंडरी सेक्टर में 3.8%, और टेरिशरी सेक्टर में आपकी कंट्री का 41.6% लोग एम्प्लॉयड है। और मेल का जो कंपोजिशन है हमारे पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन में ज़्यादा मिलता है, फीमेल से ज़्यादा आपको मेल इन सारे ऑक्यूपेशन में, चाहे वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो, या टेरिशरी ऑक्यूपेशन हो, सब में आपको मेल आउट नंबर करते हुए दिखेंगे। पर अब ऐसा नहीं है, अब फीमेल भी अब बढ़ रही हैं, और आपका बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से एक्चुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ अब रुख कर रहे हैं, और बदल रहा है अभी इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन। अब हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में ना एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। ये आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक पार्ट, आपके पॉपुलेशन का कंपोजिशन का एक पार्ट को डिस्कस करता है, वो है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पॉपुलेशन का, जिसमें हमारे बच्चे आते हैं 10 to 19 ईयर्स के एज वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये आपके पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री के फ्यूचर सिटीजन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का 20.9% लोग होते हैं, और 2011 के डाटा से वो हमारे 20.9% लोग होते हैं, जिसमें से इनके टोटल जो बच्चों का पॉपुलेशन है, ये 10 से 19 ईयर्स के बच्चों का पॉपुलेशन, एडोलेसेंट पॉपुलेशन, इसमें आपका 52.7% लोग मेल और 47.3% लोग फीमेल है। इनमें बहुत ही पोटेंशियल होता है कि ये डेवलप हो सके और कंट्री को डेवलप कर सके, मगर खतरा भी बहुत होता है इन पे। खतरा किस चीज़ का होता है? इनका खतरा होता है कि इनकी अर्ली मैरिजेस ना हो जाए, ये इलिटरेसी के शिकार ना हो जाए, मतलब अनएडुकेटेड ना रह जाए, ये स्कूल छोड़ के ड्रॉप आउट ना हो जाए, मतलब कि काम धंधे में ना लग जाए, HIV एड्स जैसी उनको बीमारियां ना हो जाए, क्योंकि उनको जानकारी उतनी होती नहीं है। ड्रग्स में भी कभी कभी फंस जाते हैं ये लोग, या फिर अल्कोहलिज्म की तरफ रुख कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ये लोग क्राइम की तरफ रुख कर लेते हैं, तो कभी इनका न्यूट्रिशनल इनटेक कम हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इनको हो सकती है। हमको इनका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं भटक ना जाए और कहीं गलत रास्ते में ना निकल जाए, या किसी फैसिलिटीज से वो वंचित ना रह जाए, ताकि ये बड़े होकर के एक इंडिया का अच्छा पॉपुलेशन बने और इंडिया को डेवलप करे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है ना, वो स्पेशल ध्यान देती है इनका, और स्पेशल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम हमेशा इनके लिए बनाती रहती है। जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी,
इसको कहा जाता है NYP। तो ये भी बनाया गया था इन्हीं के लिए, ताकि इनका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, यूथ का भी और एडोलेसेंट पॉपुलेशन का भी। तो ये क्या कहता है कि इनको एक ओवरऑल इनका डेवलपमेंट करो, इनको एम्पावर करो, इनकी पोटेंशियल को बढ़ाओ, इनको इनका राइट प्लेस कम्युनिटी में, सोसाइटी में दिलाओ, और ये इनको डेवलप करके कंट्री को डेवलप करो। तो ये कहता है, NYP कहता है कि 15 से 29 ईयर्स में आने वाले सारे लोग हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन के ग्रुप में आते हैं। अभी जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ने उनके लिए कई स्कीम्स तैयार कर रखे हैं, जैसे कि आपका पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 2015 में आया था। तो ये भी आया था, इन्हीं के लिए आया था, और ये कहता था कि इनके स्किल को डेवलप करो, और स्किल्ड यूथ जो हैं और स्किल्ड एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है उनको डिमांड सेंटर से जोड़ दो, यानी कि जहाँ पे इनकी डिमांड हो रही है और उनको उनके बीच में, और ये स्किल्ड जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, ताकि दोनों एक दूसरे के यूज आ सके, एक दूसरे के कांटेक्ट में अपने आप को डेवलप कर सके। तो इस तरह से पॉपुलेशन के पैटर्न को समझने के लिए हमें पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक कंपोजिशन समझना बहुत जरूरी है, तभी हम पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो हम देख लेते हैं लास्ट में, कि किस तरह से जो जेंडर सेंसिटिविटी होती है ना, जो भेदभाव होता है, उसको हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सोशल कैंपेन से फुलफिल कर रहे हैं। तो देखो, जब कभी भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही, मेल और फीमेल के बीच में, लड़के लड़कियों में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, मगर अगर ये बायोलॉजिकल डिफरेंस सोशल डिफरेंस में बदल जाएगा ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। UNDP कहता है कि जब डेवलपमेंट इज नॉट इन जेंडर्ड, यानी कि अगर जेंडर्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में डेवलपमेंट एक बराबर से नहीं लाया जाएगा, तो डेवलपमेंट आपका इंडेंजर हो जाएगा, यानी खतरे में पड़ जाएगा। तो इफ डेवलपमेंट इज नॉट इन जेंडर देन द डेवलपमेंट विल बी इन डेंजर, यानी कि अगर जेंडर्स के बीच में डेवलपमेंट नहीं है तो डेवलपमेंट ही डेंजर में है। ठीक है, तो इसीलिए इसी बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज अपने विमेंस के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इस जेंडर इनइक्वालिटी में विमेंस ही सफर कर रही हैं सोसाइटी में, और उन्हें इनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इनके लिए लड़ने के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनको इक्वल वेजेस दिलाने के लिए, इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, उनकी लाइफ की डिग्निटी के लिए, उनके लाइफ के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गवर्नमेंट्स ने कई तरह के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं। उसी में से आपका एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन भी चल रहा है, ताकि उन बेटियों का, जिनको फीमेल इन्फेंटिसाइड की, फीमेल फोर्टिसाइड की जो शिकार हो जाती हैं, उनसे उनको बचाया जा सके और उनको एजुकेशन दिया जा सके, ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सके और अपने राइट्स के लिए लड़ सके और अपने कंट्री को डेवलप कर सके। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thanks for watching, student, and happy learning.